ठीक है, अब जरा जो बचा है सबसे बड़ा क्षेत्र पूर्वांचल का, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं आपके साथ। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा, और ये एक तरफा स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे सर्वे में हमें मालूम पड़ा 28 सीटें पूर्वांचल की जीत सकती है बीजेपी अपने साथियों के साथ। इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं, अपना दल भी इसी में है, निषाद पार्टी भी इसी के अंदर है, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी इसी के अंदर है, और समाजवादी पार्टी को एक सीट यहां से हासिल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो 28 के सामने एक सीट, पूर्वांचल पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की कुल आप टोटल आप कीजिए तो 70 सीटें, जो चाह बात यहां कही भी हमारे किसी मेहमान ने सभी, जी आपने 70 का आंकड़ा दिया था, तो 70 पर बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही है। सबका मानना यह था कि 14 से 19 के तो ऊपर जाना ही चाहिए भाजपा को। जो 62 सीटें 19 में मिली थी उसमें 8 सीटें जोड़ सकती है भाजपा, 70 अपनी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें। इसमें एक सीट किस बात को मानते हुए कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो वहां से उनको जनता वापसी करा सकती है। अपना दल की 2 सीट है और सुभाषपा की 1 सीट है, आरएलडी की इसमें 1 सीट है। तो यह आपके सामने उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो लोकसभा के तो ये 80 सीटें कैसे बढ़ सकती हैं वो आप देख रहे हैं। और बसपा इस बार भी 0 है, बीएसपी इस बार भी 0 है। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर है, घटकर 4 पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे 2019 में, एक भी सांसद इस बार जीतने की हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सपा और कांग्रेस के लिए मैसेज ये है, उनके साथ आरएलडी भी है, कि एक साथ मिलने के बावजूद इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई जोर गठबंधन का चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी अपने दम पर 70 सीटें और अलायंस के साथ 73 सीटें जीतने में सक्षम हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। 73 ये ठीक 2014 वाला आंकड़ा है। 2014 में 73 सीटें यूपी में जीती थी भारतीय जनता पार्टी में, 71 उस वक्त उसकी अपनी थी, इस बार 70। एक सीट साथी की और जुड़ गई कि वो साथी भी एक और जुड़ा है, वो है ओम प्रकाश राजभर। तो इस लिहाज से आप देखिए, अब आपके सामने पूरी टैली आ गई है। तो 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को 318 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 175 सीटें, अन्य को 50 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 318 पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए 300 के पार साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी कितनी सीटें मैं आपको बस अभी बताने वाला हूं, सारी अलग अलग पार्टियों का इंडिविजुअल डेटा वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है तो एनडीए 300 के पार 318 पर जाता हुआ हमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है आज की परिस्थितियों में भी। मतलब नरेंद्र मोदी का सिक्का देश में इस वक्त भी चल रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहीं बरकरार है जो पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे थे। और इंडिया अलायंस हुआ, इससे ऑपोजिशन का ग्राफ कुछ एक पार्टियों का तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मसलन ममता बनर्जी का ग्राफ थोड़ा ज्यादा उठा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जहां जहां अलायंस को जिम्मेदारी थी अलायंस की बीजेपी को रोकने की, वहां उतना डैमेज वो नहीं कर पाई, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। और कांग्रेस पार्टी जितनी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने जा रही है, वहां भी वो बहुत ज्यादा टक्कर देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों के अंदर 10-12 सीटों का नुकसान भाजपा को वो पहुंचा सकती है, लेकिन उसकी भरपाई भाजपा ने कुछ एक और जगहों से कर ली है, ये सर्वे साफ बता रहा है। पार्टी वाइज आपको लिस्ट बता रहा हूं। आप जब जानना चाहते होंगे बीजेपी अपने दम पर कितनी सीटें जीत सकती है, आज 303 सीटें हैं। आज की परिस्थिति में भाजपा 290 सीटें जीतने की हालत में हमें दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 52 से उठकर 66 पर पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी जिसका अभी केवल एक सांसद था और वो भी बाई इलेक्शन में वो सांसद जीता, वो 10 पर पहुंच सकती है। और ये नतीजा होगा अगर पंजाब और दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों का अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होती है, तो आम आदमी पार्टी को उसका बंपर फायदा होगा। 10 सांसद जीत करके आ सकती है आम आदमी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा हो सकता है, जो 22 से बढ़कर 29 पर पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही। लेकिन भाजपा 290 अपने दम पर 318 सहयोगियों के साथ मिलकर आज की तारीख में यह ताकत अभी भी भाजपा की है। बीजेडी 13 सीटें उड़ीसा में जीत सकती है। शिवसेना की ये जो शिंदे गुट है उसकी हम बात कर रहे हैं, 2 सीटें जीतने की परिस्थिति में इतनी ताकत भर उनकी दिखाई हमें दे रही है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो यूबीटी जो पार्टी है, यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है,
वो 11 सीटें जीत सकती है। यानी शिवसेना के नाम का जो वोट है या बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ ही है, ये इस ओपिनियन पोल से बिल्कुल साफ हुआ है। सपा 5 से घटकर 4 पर आकर हमें रुकती हुई दिखाई दे रही है, तो सपा को भी नुकसान। आरजेडी का ग्राफ देखिए, 7 सीटें, तो आरजेडी तो 2019 से फायदे में ही है, एक भी सांसद नहीं चुनकर के आया था आरजेडी का, आज 7 सांसद जीत सकते हैं। जेडीयू को भारी भरकम नुकसान, जेडीयू 7 पर पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। पिछली बार अलायंस के साथ बीजेपी के साथ मिली थी, बहुत ज्यादा सीटें जीती थी, आज बार 7 सीटें जीत सकती है। एआईएडीएमके 8 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है, ये 7 सीटों का फायदा एआईएडीएमके के लिए होगा। एनसीपी शरद पवार वाला गुट, वो 4 सीटों पर जो धड़ा है, शरद पवार वाला धड़ा है, वो 4 सीटें जीत सकता है, 1 सीट का नुकसान पिछली बार की तुलना में। और अजीत पवार अलग होकर लड़े हैं, वो 2 सीटें जीतने की हमें ताकत रखते हैं इस वक्त, ऐसा लगता है। वाईएसआरसीपी 18 सीटें जीत सकती है, 4 सीट का नुकसान। टीडीपी को आंध्र में 4 सीट का फायदा, 7 सीट। लेफ्ट फ्रंट को 8 सीट, 3 सीट 19 से ज्यादा है। बीआरएस को 8 सीटें मिल सकती हैं, ये 19 से 1 सीट कम है। और अन्य को 5 सीटें कम पिछली बार से, यानी 30 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर ओवरऑल बीजेपी को 42.5% वोट, बीजेपी को अपने दम पर 42.5% वोट है। आज बीजेपी का लगभग 37.5-38% वोट है, तो बीजेपी 4.5-5% वोट अपना बढ़ा सकती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 24.9% वोट हासिल कर सकती है, अभी शायद 19% के करीब वोट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19-20% वोट है, और वो बढ़कर के 25% के करीब जाएगा। यानी बीजेपी भी 4-5% वोट इंक्रीज करती हुई दिख रही है, कांग्रेस भी अपना लगभग 5% वोट बढ़ाती दिख रही है, अन्य 32.6% वोट। तो यह आपके सामने ओवरऑल पिक्चर है जो अभी हमने रखी है। नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं, इसका मैसेज बिल्कुल साफ है। प्रदीप जी, कोई चुनौती नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये आज़ाद भारत की पहली सरकार है जिसका 2 टर्म पूरा होने जा रहा है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी तक जितनी सरकारें रही हैं, नेहरू जी का समय छोड़ दीजिए तो लगातार, और नेहरू जी के समय भी एक के बाद एक मुद्दे उठते रहे हैं। 57 का चुनाव से पहले 56 में जीप घोटाला आया था। कोई भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री या उनकी सरकार पर नहीं है। सरकार की परफॉर्मेंस की देश में, देश से बाहर प्रशंसा हो रही है। अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो विपक्ष का जितना प्रचार है, जनता तक वो उसमें से कुछ नहीं पहुंच रहा है। जनता उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जनता का भरोसा, मतदाता का भरोसा अब भी नरेंद्र मोदी पर उसी तरह से बना हुआ है जैसे 2014 में था, बल्कि कहें कि बेहतर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।